हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बढ़ाई बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 वायुमंडल एवं इसका संगठन। इससे पहले हमने अध्याय 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये है SCERT बिहार बोर्ड के क्लास 7 की हमारा जीवन भाग 2 अर्थात भूगोल की बुक की एनालिसिस चल रही है। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वायुमंडल एवं इसका संगठन। तो सबसे पहले जानते हैं वायु क्या मतलब कि वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है और इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा है। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर का वह स्थिति जो वायु को घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा है। बात करते हैं सीमा। सुरेश, राधा, रमेश मैदान में खेल रहे थे। अचानक सुरेश ने कहा, राधा तुम अपनी नाक और मुंह कितनी देर तक बंद रख सकती हो? राधा ने कहा, मैं अभी ऐसा करके देखती हूँ। राधा ने अपनी नाक और मुंह हाथों से बंद किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने हाथ हटा दिए क्योंकि उसे बेचैनी होने लगी थी। बारी बारी से सबने ऐसा किया, परंतु कुछ ही सेकंड में सबकी सांस टूट जा रही थी। रमेश ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? सीमा ने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सांस लेने के लिए वायु अर्थात हवा आवश्यक है जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो नाक बंद होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। राधा ने कहा, क्या हवा सभी जगह है? राधा ने बताया, मेरी दीदी जब ऊंचे पहाड़ों पर घूमने गई थी तो उन्होंने बताया था कि ऊपर पहुंचने पर सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। सुरेश ने पूछा, भला ऐसा क्यों हुआ? सीमा ने कहा, क्योंकि धरातल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अर्थात धरातल से ऊपर जाने पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और दीदी बता रही थी कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई 100 किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे वायुमंडल कहा जाता। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। क्या आप जानते हैं वायुमंडल छन्ना पत्र का कार्य करता है? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को छान करके पृथ्वी पर भेजता है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करता ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। रमेश ने कहा, मैंने पढ़ा है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परिवर्तित कर लौटाने लगती है। इतना ये वायुमंडल उनमें कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक देती है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः आरक्षित या पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में लौट जाती हैं तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि सब कुछ जम जाता है। हम समझेंगे कि वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में लौट जाती हैं तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि सब कुछ जम जाता है। सीमा बोल उठी, मेरी दीदी कह रही थी कि जब कभी आकाश में बादल होते हैं
तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो भी किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती हैं तो वे बादलों के कारण रुक जाती हैं और पुनः ये पृथ्वी पर लौट जाती हैं, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है। तभी राधा ने पूछा, पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग पर्वत पहले गर्म होता है या तल वाला भाग अर्थात मैदान गर्म होता है? तभी राधा ने पूछा कि पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग पर्वत पहले गर्म होता है या तल वाला भाग अथवा मैदान? सुरेश बोल उठा, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो पहले पर्वत पर पहुंचती हैं, बाद में मैदान पर। इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। ये वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो इसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती हैं एवं उत्तरोत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती रहती है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। वायुमंडल का संगठन। शाम घिर आई थी। सभी बच्चे घर की ओर जा रहे थे। तभी एक गुब्बारे वाला उधर से गुजरा। बच्चों ने गुब्बारे खरीदे। सीमा ने भी गैस वाले गुब्बारे खरीदे। उसका गुब्बारा हवा में ऊपर उड़ रहा था। रमेश ने पूछा, मैं जब गुब्बारा फुला करके हवा में ऊपर करता हूँ तो ये ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता? सीमा ने राधा से पूछा। राधा, तुम बताओ। राधा ने कहा, मुझे नहीं पता। सुरेश ने बोला, मैं बताता हूँ। देखो, जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है, जबकि गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की है, अतः ये ऊपर की ओर उठती है। पता करिए कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? रमेश ने पूछा, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? वायुमंडल में गैसों का वितरण। आइए जानते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो ये वायुमंडल की बात है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा 78.03% होता है। ऑक्सीजन की 20.99%, ऑर्गन है 0.994%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 और हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन की मात्रा 0.01% और कुल 100% हो गए। इस तरह से हम समझ सकते हैं जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो ये नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है और ऑक्सीजन 20.99% ही है। संघनन क्या है? संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है, जिनसे बाद में वर्षण होता है, संघनन कहलाता है। तो संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होते हैं और उनमें बाद में वर्षण होता है, संघनन कहलाता। सीमा बोली, वायुमंडल में कई गैसें उपस्थित हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78.03% है, जबकि ऑक्सीजन 20.9%। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म धूल कण पाए जाते हैं जो संघनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वातावरण में इन गैसों का प्रभाव नजर आता है। राधा ने कहा, मैंने सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा के कारण ही काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रमेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। स्थलीय विकिरण में सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेती है और इस तरह पृथ्वी पर आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। वर्तमान समय में हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है,
अत्यधिक मात्रा में स्थलीय विकिरण की ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती। इसी कारण भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है और जलवायु की दशा में भी परिवर्तन नजर आ रहा है। भूमंडलीय तापन हो रहा है। जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कौन सी गैसें हैं या इनमें से कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं क्योंकि ये वायुमंडल में फैल करके पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। राधा ने पूछा, इससे क्या परेशानी होगी? सीमा ने बताया, इससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, जिसमें ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में जमी बर्फ पिघल रही है। फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय भाग जलमग्न हो सकते हैं। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो गए। वहाँ के लोग भी दूसरी जगह पलायन कर गए हैं। साथ ही जलवायु में भी परिवर्तन आ सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु लुप्त हो सकते हैं। राधा ने पूछा, क्या ठंडे प्रदेश में भी ऐसा ही है? सुरेश ने कहा, नहीं, ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं परंतु बाहर नहीं निकल पाती। यह ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। वायुमंडल की संरचना आइए जानते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम यहाँ समझेंगे कि वायुमंडल की जो संरचना है ये कैसे है। तो रमेश ने पूछा क्या पृथ्वी की सतह के ऊपर भी कोई परत है? सीमा बोली, हाँ, पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तो वायुमंडल को कितनी परत में बांटा गया? तो वायुमंडल को हम यहाँ पर 5 परत में बांटते हैं। जैसे पहला परत क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो ये 5 स्तर हैं वायुमंडल के, जो हम ये नीचे से होता है क्षोभ, समताप, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। सबसे ऊपर वायुमंडल होता है। आप इस चित्रों में देख सकते हैं, सबसे नीचे जो है ये है क्षोभमंडल वाला भाग। यहाँ पर इतना भाग क्षोभमंडल है, उसके भाग ये समताप मंडल है, उसके बाद आएगा मध्यमंडल और उष्णमंडल, इसे हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। फिर बहिर्मंडल। अब एक एक मंडल के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर राधा ने पूछा, ये मंडल क्या है, इनका क्या महत्व है? सुरेश ने कहा, मैं तुम्हें इन मंडलों के बारे में बताता हूँ, तो आप इस चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे मंडल अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि इस मंडल में क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्षोभमंडल के बारे में। ये वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत होती है। तो हमको समझ में आ रहा होगा कि जो ये क्षोभमंडल होता है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जहाँ हम सब रहते हैं। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 13 किलोमीटर होती है। कितना होता है? 13 किलोमीटर क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। यह मंडल जो है क्षोभमंडल सबसे निचला स्तर का मंडल होता है। क्षोभमंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। यहाँ जलवाष्प एवं धूल कण अधिकता से मिलते हैं।
मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप समझ सकते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस वायुमंडल में होती हैं। आपको बताना है कि ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं और इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता और इसके ऊपर समताप मंडल होता है। अब हम दूसरा मंडल जानेंगे, समताप मंडल। समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का पाया जाना, क्योंकि वो परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो हम समझेंगे कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो हवाई जहाज को हम समताप मंडल में उड़ाते हैं। मध्य मंडल क्या है? ये समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत होती है। मध्य मंडल कहाँ? तो समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर होती है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। ये मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते। तो मध्य मंडल क्या है? आइए जानते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल के बारे में हम दोबारा जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं। मध्य मंडल ये समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर। यह ऊंचाई के बाद तापमान घटता है और ये मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करती हैं, क्योंकि जैसे ही उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करती हैं घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते। आयन मंडल या वायुमंडल। वायुमंडल को इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आती हैं। वायुमंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। क्रियाकलाप समाचार पत्र से ओजोन परत से जुड़ी खबरों का संकलन कर स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। और हम जानेंगे सबसे लास्ट बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। रमेश ने कहा, तब तो हम सभी कई परतों से घिरे हैं। सुरेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, यही परत कई तरह से हमें प्रभावित करते हैं। राधा ने कहा, इन बातों से तो हमें समय का ध्यान ही नहीं रहा। देखो सूर्यास्त हो गया है। सभी ने सूर्य की दिशा में देखा जो बहुत बड़ा व संतरे रंग का लग रहा था। सूर्य के इस रूप को देख करके सभी रोमांचित थे और इसी की चर्चा करते हुए घर की ओर चल पड़े। और इसी के साथ हमारा अभ्यास खत्म होता है। तो हम यहाँ जानेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, कि वातावरण में नाइट्रोजन की वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम। पहले कौन सा भाग गर्म होता है? तो जल की सतह, पर्वतीय भाग, स्थल की सतह की वायुमंडल। तो सबसे पहले स्थल की जो सतह होती है वो गर्म होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ये 20.99%। वायुमंडल की सबसे पहली परत को हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं? तो रेडियो तरंगे किस परत से? तो ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित होकर के
तो अभी हम सबने यहाँ पे पढ़ा था जो रेडियो तरंगें होती हैं, ये आप इन चित्रों में भी देख सकते हैं कि रेडियो तरंगें कहाँ पर प्रवेश करती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो आयन मंडल है अर्थात बाह्य मंडल, इसी में रेडियो तरंगें जो होती हैं, क्या हैं? रेडियो तरंगें। जो आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। तो हम कहाँ पे आयन समताप मंडल में कहाँ पे लगाएंगे? समताप मंडल अथवा आयन मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल, आयन मंडल अथवा बाह्य मंडल इसके अंतर्गत आता है। तो हमारा ये वाला बात सही है। इसी के साथ ये हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।